नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने कुछ नोट्स। देखो दोस्तों, आज ये नोट्स मेरे लिए शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के बाद मतलब आज ही मान के चलिए, आज से मैं अपने आप को एक टारगेट देकर चल रहा हूँ 900 दिनों का, मतलब 900 डेज का मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया है। तो 900 डेज का मतलब होता है 3 साल। तो आज से 3 साल के बाद जाकर मैं देखूंगा अपनी इस लेक्चर को, अपनी इस वीडियो को देखूंगा और मैं ही देखूंगा इन 900 दिनों के अंदर मैं अपने अंदर किस तरीके के बदलाव कर पाया। तो मैंने अपने सामने अपना एक विजन रखा है और धीरे धीरे कर कर मतलब पीछे की अपने हर दिन को एनालाइज करते हुए, पीछे की बातों को समझते हुए मैं ये देख कर चल रहा हूँ कि किस तरीके से मैं अब अपनी ज़िंदगी के ये जो आने वाले 3 साल हैं, अगर अपने इन 3 सालों को अपने एक विजन के लिए लगाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच पाऊँगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इसमें मेरे साथ शामिल भी हो सकते हो और ऐसे बहुत से लोग भी हो सकते हैं जो अपनी भी एक अलग से एक इमेजिनेशन और अपनी एक दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये चाहूँगा आपके सपनों के लिए आप जिम्मेदार रहें और अब मेरी शुभेच्छाएं आप सभी के साथ। मैं ये अपने लिए वीडियो क्रिएट करके चल रहा हूँ और मेरी ये कोशिश है कि मतलब कि मेरे जैसे लोग जो मेरे जैसी चीज़ें सोचते हैं या रखते हैं, वो इस वीडियो का कुछ फ़ायदा उठा पाए। आने वाले वक्त में ऐसा कभी कोई इस तरीके की वीडियो को देखे तो कुछ सोच पाए। तो दोस्तों, मैंने हर चीज़ को मतलब पेन डाउन किया है, मैंने उसको लिखा है और मैं अपने नोट्स बनाता हूँ पहले। और मैंने जो नोट्स बनाए मैं एक एक करके अपने नोट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक वादा भी है कि मैं उसको नोटिस भी करके चलूँगा और मैं हर जगह पर अपने आप को चेक भी करता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने देखा है आपके पास में कि भाई एक डिल्यूजन होता है। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ अलग से, ठीक है ना, जिससे कि मैं पढ़ता रहूँगा और आपसे इंटरेक्ट करता रहूँगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास में एक डिल्यूजन होता है हमारे एफर्ट्स और हमारी कॉम्पिटेंसेस को लेकर। देखो, हमारे को मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हम इससे ज़्यादा कोशिश कर नहीं सकते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी लेवल में होते हैं। मतलब अब हमारे लेवल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा हमेशा एक ट्रेडर की लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इस समय पर अपना मैक्सिमम वक्त दे रखा है ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने साथ में एक पाइपलाइन बिछाई है। मतलब बेसिकली क्या है कि मेरे कुछ कोर्सेज जो मैंने स्टार्ट किए हैं उनके अंदर, या मैंने जो बुक्स लिख रखी हैं उनके अंदर, मतलब अपने विजन में जो जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करना चाहता था उन सबको मैंने एक एक करके स्टार्ट कर दिया है। और ये सब चीज़ें इस समय पर चल रही हैं। अब इनके अंदर किसी के अंदर प्रॉफिट्स भी होंगे, किसी के अंदर लॉस भी होंगे, सेटबैक्स भी होंगे, पीछे भी खींचा जाएगा, आगे भी बढ़ने की कोशिश की जाएगी। आप भी इस तरीके से अपना कुछ छांट सकते हो कि जो जो आप लाइफ में करना चाहते हो उन्हें एक बार ना स्टार्ट कर दो, है ना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारे लेवल्स क्या होते हैं। मतलब मैं आपको अपने हिसाब से बता कर चल रहा हूँ जो मेरे को लगता है। हमारा सबसे पहला लेवल होता है कि हम होते हैं पुअर क्लास, मतलब पॉवर्टी लेवल पर हम लोग होते हैं। दूसरा होता है हम लोग वर्किंग होते हैं। तीसरा होता है हम लोग मिडिल क्लास में होते हैं। चौथा होता है कि हम अपर क्लास में होते हैं और फिर उसके बाद होता है हम वर्ल्ड क्लास में होते हैं। अब ये मेरे हिसाब से जो मतलब लेवल्स बन के आते हैं, मतलब पॉवर्टी का लेवल है, वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है और फिर इसके बाद है आपके पास में वर्ल्ड क्लास। तो मेरे पास में ये 5 लेवल्स बन के आते हैं जहां तक मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। अब देखिएगा, अब पॉवर्टी का क्या मतलब है। दोस्तों, पॉवर्टी का मतलब है ऐसे लोग जो आपके पास में सरवाइव करना मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं और हमेशा वो जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी पैसा मार्केट में लेकर आते हैं, वो सारा का सारा पैसा उड़ जाता है, मतलब सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो देखो, ये नहीं कि मतलब कि हमारे बाप दादा ने या हमारे माता पिता ने या हमारे कुछ कामों ने हमें बहुत सारा पैसा दे रखा है कि कॉन्टिन्यूसली हम पे पैसा आता रहता है और हम उस पैसे को मार्केट के अंदर पंप करते रहते हैं और वो हमें बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करके चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि यार ये चीज़ नहीं है। मैं अपने आप को अपनी एक क्लास दूंगा। अगर मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ और मार्केट कॉन्टिन्यूसली मेरी कैपिटल को इरोड करता चला जा रहा है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब कि मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मार्केट मेरे को कैपिटल निकाल कर देगा। तो अगर मार्केट से मैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने आप को रखना चाहूंगा पॉवर्टी क्लास में। हमें समझना चाहिए कि जो भी पॉवर्टी क्लास होती है, पॉवर्टी क्लास ऐसी क्लास है जिसके अंदर उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्हें खुद को रोकना, बहुत संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत लंबे समय तक उनका रहना, वो ये मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनको हमेशा सोचना पड़ता है कि अगले दिन आगे का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये पॉवर्टी क्लास है। देखो दोस्तों, दूसरी क्लास है वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास क्या होती है।
वर्किंग क्लास एक तरीके से ट्रेडिंग के अंदर समझ के चलो तो बस वो क्या करती है आपके पास में, बस अपने टाइम को पंच कर रही होती है। जैसे क्या कहते हैं कि हम कोई स्टॉक ब्रोकर बन गए और हम दूसरों की दया पर निर्भर हैं, या फिर हम लोगों ने देख लिया कि मतलब हमने कुछ क्लाइंट्स को रेफर किया और उनके हमारे पास में रेफरल बेनिफिट्स आएंगे, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि मतलब महीने में कभी एक बार ऐसा होगा कि यहाँ से भी इतने पैसे आ जाएंगे, अच्छा इस क्लाइंट ने आपके इसमें इतनी ट्रेडिंग की तो मैं से इतने पैसे आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं आप समझ के चलिएगा, और जनरली मैं इसमें ब्रोकर्स को लेकर चलना चाहूँगा। तो देखिए इस तरीके के जो लोग होते हैं मतलब इनके, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब मेरी बात देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब ऐसे लोग जो हमेशा महीने में एक तरीके की सैलरी का वेट कर रहे होते हैं, इनकी लाइफ से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंसीज होती नहीं है, मतलब वो लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी रखते नहीं चलते। दूसरा, इनके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इन लोगों से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि और ये मान के चलते हैं कि ये अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है, मतलब मैं खुद को भी उसमें लिखना चाहूँगा कि जब मैं जॉब कर रहा था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था कि मैं जॉब को छोड़ूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ना मैं अपनी लाइफ से बहुत कम एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब रिस्क नहीं ले रहा, और मेरे आसपास के लोग भी मेरे से उतने ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और सब लोगों को यही लगता है कि मैं ना अपनी लाइफ में सेटल हो चुका हूँ, मतलब मेरे अच्छा खासा मेरा सेटलमेंट है, अच्छा खासा कमाता है, मतलब सबको लगता है कि अच्छा खासा कमाता है, आराम से गाड़ी वाड़ी में घूमता है, घर अपना है, इसके बाद में सब कुछ है कि चल ठीक है यार इसकी अपनी लाइफ में अब सेटल है। अब इस तरीके के लोग ये सोचते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक है यार, जब क्या कहते हैं थोड़े टाइम के बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसमें कुछ कूद जाऊंगा, या फिर क्या कहते हैं कभी मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं स्विच ऑफ कर जाऊंगा, या फिर ऐसा होगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा और मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ मैं वो करके चलूंगा। दोस्तों ये होती है हमारी पास में वर्किंग क्लास, तो ये वर्किंग क्लास है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारे पास में मिडिल क्लास। दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास के लोगों को देख के चलेंगे तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, जिनमें शायद मैं आप अपने आप को गिनता हूँ। तो मिडिल क्लास ना, मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है, देखो हो सकता है मैं पॉवर्टी क्लास में हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो मान रहा हूँ भी है ना। तो अगली क्लास आती है हमारे पास में मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास क्या सोचती है दोस्तों, मिडिल क्लास ना सबसे बढ़िया क्लास है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में जानती है कि रियलिटी में, मतलब सचमुच में अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे से पूछोगे तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हमेशा ये बात जानता है कि रिच क्लास एग्जिस्ट करती है, रिच क्लास है, मतलब दुनिया में लोग हैं जो सचमुच में रईस हैं, रिच हैं। तो मिडिल क्लास ये बात जानती है कि वो रिच क्लास एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये वो जानती है कि मतलब कि वो रिच क्लास में नहीं पहुंच सकते, मतलब मिडिल क्लास ये बात भी मानती है कि ठीक है वो उनकी क्लास उनको पता है और वो रिच क्लास में नहीं पहुंच सकते, पर ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में ये आइडियाज नहीं आते कि वो कभी रिच क्लास में पहुंच पाएंगे। वो रिच क्लास में पहुंचने की कई बार उनके पास दिमाग में आइडियाज आते हैं और वो बहुत बार कोशिश भी करते हैं उन आइडियाज के ऊपर काम करने की। पर वो सिंपल सी बात है, आपके पास में कोई भी आइडिया अगर आपके पास आएगा तो उसके साथ एक चैलेंज भी होगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक आइडिया आपके पास आएगा और उसके साथ एक चैलेंज नहीं आएगा, तो हर आइडिया के साथ एक चैलेंज भी आता है। और क्योंकि वो आइडिया के उस चैलेंज में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, ये कई बार ये मान लेते हैं कि ये उस क्लास तक पहुंच नहीं पाएंगे और ये रिच क्लास तक शायद पहुंच पाए, है ना। तो ये चैलेंजेस को फेस नहीं करते कभी, मतलब चैलेंजेस इनके सामने आते हैं और वो चैलेंजेस इनको पीछे की तरफ कर देते हैं। वो इच्छा शक्ति, वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो पीछे लगने की ताकत और वो कॉन्टिन्यूस ना मार्केट में रुके रहने की जो एफर्ट्स हैं ये वो नहीं लगा पाते। दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट आती है हमारे पास में आती है अपर क्लास। तो दोस्तों अपर क्लास, दोस्तों ये जो अपर क्लास है सर ये ओवर प्रैक्टिस करती है, समझ के चलिएगा। जो अपर क्लास है सर ये ओवर प्रैक्टिस करती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके चलती है, और सर सबसे बड़ी बात है आपके पास ओवर प्रिपरेशन करके चलती है। मतलब ये किसी चीज की प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं और प्रिपरेशन भी ज्यादा करते हैं। मतलब ये समझ के चलिए इन्होंने अगर 4,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया होता है तो इनकी जो काबिलियत होती है 4 लाख के प्रॉफिट को जनरेट करने की काबिलियत होती है। मतलब ये 4 लाख के प्रॉफिट को जनरेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल 4,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो आप ये समझिए उनकी तैयारी 4 लाख वाली थी, लेकिन उनका जो प्रॉफिट था 4,000 था। अब लोग इसको मतलब ना इस तरीके से देख के चलते हैं कि वो 4 लाख की जगह 4,000 ही कमा पाया और वो इस अफसोस में रहते हैं। लेकिन आपके पास में अगर ये हायर क्लास का बंदा है तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसका ये प्लान आज उसको 4,000 दे पाया और इस प्लान में तो अच्छी खासी काबिलियत है, 4 लाख तक जनरेट कर सकता था। क्यों ना मैं इसी प्लान को फॉलो करता रहूं, क्यों ना मैं इस प्लान पे स्टिक रहूं और धीरे धीरे करके मैं इसी प्लान को और नर्चर करूं, अपनी इन स्टेप्स को और इम्प्रोवाइज करूं। और वो कंटिन्यूसली क्या करती है, इम्प्रोवाइज करती रहती है अपने आप को। ये होती है दोस्तों हायर क्लास। दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारे पास वर्ल्ड क्लास। अब वर्ल्ड क्लास क्या करती है दोस्तों, ये क्लास बहुत प्यारी है। मतलब आप ये समझ के लिए वर्ल्ड क्लास के अंदर केवल दिल में प्यार होता है,
मतलब वर्ल्ड क्लास सचमुच में एक ऐसी क्लास है जिससे मिलने के बाद, जिससे बात करने के बाद, जिसके साथ जाने के बाद आपको सचमुच में एहसास हो जाता है कि वर्ल्ड क्लास है। अब वर्ल्ड क्लास के लोग कैसे होते हैं? सर देखो, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है और मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारे पास में हमारे साथ हमारी केवल इंटेलिजेंस जाती है। तो ये जो वर्ल्ड क्लास है, ये दुनिया के सामने कुछ इस तरीके से उभर कर आती है, जहां तक मैं समझ पाया हूं और जो मैं लिख पा रहा हूं अपने, और जिसे मैंने अपने नोट्स के अंदर मेंशन भी कर रखा है, कि वर्ल्ड क्लास जब दुनिया के सामने आती है, तो वर्ल्ड क्लास दुनिया के सामने उभर कर आती है एक लीडर की तरह। मतलब वर्ल्ड क्लास एक तरीके का लीडर है, और मैक्सिमम टाइम ये लोग क्या करते हैं, ये मैक्सिमम टाइम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं और ये कोच बनने की कोशिश करते हैं। मतलब होते हैं या नहीं होते ये मैं नहीं जानता, पर ये ना बेसिकली कोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप भी इस चीज को देखिएगा, जिस समय पर आप कभी किसी के साथ में किसी चीज को शेयर करने की, किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हो, आप इसको इसी तरीके से ले लो कि आप एक बच्चे को ना मैथ्स के क्वेश्चंस को प्लस करना सिखा रहे हो, बस केवल ऐड करना सिखा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना सिखा रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो, मतलब आप कुछ भी सिखा रहे हो, किसी को डिवाइड करना सिखा रहे हो। आप जब किसी को कुछ सिखा रहे होगे, तो सिखाते समय आप अपने अंदर उस क्लास को महसूस कर लोगे। मतलब सिखाते समय आपके अंदर एक अलग सी क्लास जागती है, जबकि आप जो कर रहे होते हो आप उस समय उस क्लास के अंदर नहीं होते हो, लेकिन किसी को कोच करते समय, किसी को कुछ देते समय, कुछ ऐसा देते समय, मतलब जो आप, जिसके लिए आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे उसके लिए आपने उससे पैसे लिए हैं या आपको ऐसा लगता है आपके पास में कि आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा रहे हो। अब देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की लाइफ को चूज करते हो, क्या लाइफ स्टाइल आप अपना बनाते हो। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ रे डालियो को। अगर आप रे डालियो को देखेंगे, मुफ्त में उसने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। उसकी एक किताब भी अगर आप खरीदने के लिए आएंगे तो 40,000 की उसकी किताब बिकी थी। आप सोचिए, उसकी जो बुक थी और उसने अपनी बुक लिखी, और उसकी बुक की कीमत जो थी आपके इसमें 40,000 रुपए थी इंडियन रुपीज में, जब उसने बुक को प्रिंट किया था। सर इस तरीके से मतलब जो कोचेज हैं, जो कोच करते हैं सर, उनकी जो वर्ल्ड क्लास कोचेज हैं, उनकी जो फीस है, मतलब ट्रेडिंग के अंदर उनकी जो फीस होती है, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए उनकी फीस होती है। मतलब दे क्रिएटेड देयर वैल्यूज। मतलब वो ऐसा फील करा देते हैं कि यार देख, तूने इस कोर्स को अगर कराया, इसके अंदर तूने इतने पैसे खर्च किए, तो ये सच में ना ये वर्थ है। और अगर ये वर्थ नहीं है, तो भाई तू सिंपल सी बात है, तो मुझसे डिस्कशन कर कि इसमें कमियां क्या हैं। मैं इन कमियों को और इंप्रूव करूंगा। तेरे को मेरे से जुड़ने के बाद में किसी और की तरफ जाना पड़ा तो ये मेरी नाकामयाबी है। तो वो इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर ये होती है वर्ल्ड क्लास। हम कभी कभी इस क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम कभी भी पॉवर्टी क्लास में नहीं जाते, ऐसा भी नहीं कि हम मिडिल क्लास में नहीं जाते, ऐसा सच में नहीं होता कि हम हाई क्लास में नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता कि हम कभी वर्ल्ड क्लास में नहीं होते। मैंने आपको बताया, ये सब हम लोग महसूस करते हैं जिस वक्त पर हम लोग इनकी मतलब ना इन सिचुएशंस के अंदर होते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ क्लासेस के बारे में लिखा है, तो मैं इसको मतलब इसको फॉलो करके चलूंगा। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है आपके पास में, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, मेरे अगले नोट्स हैं आपके पास में। देखिए, सबसे मैंने अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है आपके पास में, क्या कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से बना जा सकता है। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के पास में कुछ हैबिट्स होती हैं। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर के पास में कुछ हैबिट्स हैं, जिन हैबिट्स को वो कॉन्टिन्यूसली फॉलो करके चलता है। और ये हैबिट्स कैसे बनी होती हैं? बेसिकली क्या होता है कि उसको जब कभी कोई फेलियर मिलता है, तो उस फेलियर को एक चैलेंज की तरह लेता है। वो ये सोचता है कि मैं इस जगह पर फेल हुआ, मैंने इसमें ऐसा क्या किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैं कुछ और करता तो मेरे हिसाब से मैं इसके अंदर ज्यादा सक्सेसफुल होता। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर जो होगा, वो मार्केट के हर तरीके की मतलब नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। मतलब वो सारी न्यूज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, और न्यूज़ को केवल इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, ही नहीं कि कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, सब जगह की न्यूज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, जहां तक मैं समझ के चलता हूँ, वो क्या करता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मार्केट को इंटरप्रेट करते रहो। मतलब मार्केट के अंदर जो जो इंटरप्रिटेशन है ना उसकी, वो मार्केट को इंटरप्रेट करता रहता है आपके पास में, कि अगर ये हो सकता है, ये पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है। वो कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन चेन को एनालाइज करता रहता है, वो कॉन्टिन्यूसली स्टॉक्स को समझता रहता है, वो स्टॉक्स के रेजिस्टेंसेस को देखता रहता है, स्टॉक्स के मतलब चार्ट्स को देखता रहता है। लोग देखते हैं उसके अंदर तो क्या देख रहा है, कॉन्टिन्यूसली तेरे सामने खड़ा हुआ है तो क्या देख रहा है, वो देखता रहता है आपके पास में। मतलब वो ना बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाता रहता है। तो ये उसकी एक हैबिट्स के अंदर होता है, और उसके लिए वाली सुबह यही हैबिट उसको सुबह सुबह उठाती है। और जब वो सुबह उठता है, तो सुबह मेरे दोस्त उठने के बाद उसका मन सबसे पहले ये करता है कि जल्दी से मैं देखूं वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ है ना। तो ये सब हैबिट्स आपके पास में आपको डेवलप करनी होती हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ आपके दिमाग में आता चला जाएगा। देखो, अब मैं आपके पास आपको लेकर आना चाहूंगा आपके पास में कि हमारी मेंटालिटी क्या है, सचमुच में लॉटरी खेलने वाली होनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी मेंटालिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि हम लोग ना मतलब जैसे कि शेयर मार्केट में गए और हम लोग ना एक तरीके की लॉटरी को देख रहे हैं और हम उसको ट्राई करके चल रहे हैं।
बट आपके पास में क्या मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लॉटरी किस जगह खेल लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए लॉटरी बेसिकली क्या मतलब होता है, लॉटरी का मतलब होता है कि 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का इनाम और उसके लिए 2 रुपए का टिकट, ये तो लॉटरी होती है। मेरे दोस्त ये लॉटरी कभी भी नहीं है कि मतलब ये 60,000 रुपए की लॉटरी खेली गई 40,000 रुपए के नाम के लिए, ऐसा तो लॉटरी नहीं है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि लॉटरी वाली जो मेंटालिटी होती है, देखो मैंने इसको नोट कर रखा और मैं अपने कोर्सेज के अंदर चीज सबसे पहले सिखा कर चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेंटालिटी के अंदर क्या क्या इसमें जो मेंटालिटी में लॉटरी वाली जो मेंटालिटी होती है, लॉटरी मेंटालिटी वाला बंदा, लोग ये मत सोचो कि वो ये सोचता है कि मैं 2 रुपए का टिकट खरीदूंगा और मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा। वो बेसिकली ये सोचता है कि अनडिस्कवर्ड एरियाज कौन से हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, और जो सच में एग्जिस्ट तो करते हैं पर उनको कोई मानता नहीं है। अगर ये चलते हैं और किन सिचुएशंस में चलते हैं, अगर वो उन सिचुएशंस को एनालाइज करना शुरू कर दे, एक लॉटरी खेलने के लिए एक आपको ना सिचुएशंस का एनालाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो बेसिकली आप ना अनएक्सपेक्टेड चीजों को, मतलब अनडिस्कवर्ड चीजों को आप एनालाइज करने की कर रहे हो कोशिश। तो जब आप अनडिस्कवर्ड चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो और उसके अंदर आप उन सिचुएशंस को धीरे धीरे करके एनालाइज करते हो कि किन सिचुएशंस में ये होता है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन अगर आप मेंटेन करते हो, जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और मैं नोट्स के अंदर लिख के चल रहा हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, है ना। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, है ना। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी है वहां पर आपके इसमें लॉटरी मेंटेलिटी वाला बंदा हमेशा जीतता है। और कितनी बार मैंने आपको दिखाया है कि 800 रुपए का प्रॉफिट हमें बाद में मल्टीपल फोल्ड प्रॉफिट देके चला गया है। छोटे छोटे प्रॉफिट्स उठाकर हमने एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डालना शुरू कर दिया। चलिए तो ये हमारे पास में अगला पॉइंट निकल कर है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैंने जरा नोट किए हैं, जरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसको समझ के चलिएगा। मैं एक बार जरा देखता हूँ कहाँ का लिखे मैंने वो। देखिए सबसे पहली बात, अब कुछ बातें मैंने आपके उसमें लिखी हैं कि देखिए सबसे पहली बात है कि मैं इसको कुछ आदतों की तरह लेना चाहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि आदतें मेरे अंदर भी डेवलप हो। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें और किसी चीज़ को अगर आप कमेंट करना चाहें, कुछ भी आपको बुरी लगे तो बता के चलेगा। देखिए सबसे पहली आदत जो मैं अपने अंदर डालना चाहता हूँ और आज से 3 साल के बाद जाकर मैं इसको देखूंगा कि क्या मेरे अंदर ये आदत है। देखिए सबसे पहली आदत, मैं कभी किसी से कंपटीशन करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। तो इंस्टीड ऑफ कंपीटिंग मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे कि मैं कुछ क्रिएट कर सकूं। मतलब मैं ना कुछ चीजें क्रिएट करना चाहूंगा रादर देन मैं किसी से कॉम्पीट करना चाहूँ। मतलब मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो मैं अपनी जिंदगी के हर दिन को कुछ क्रिएट करने में खर्च करूंगा रादर देन मैं किसी से उसको कॉम्पीट करने के, है ना। मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, ठीक है। अब देखिए तो अब क्या होगा कि दूसरी आदत जो मैं अपने अंदर डालने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या होता है कि हम ना रिस्क अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं रिस्क को अवॉइड करने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं उतने रिस्क उठाऊं जितने मैं मैनेज कर सकता हूं, है ना। मतलब कि मेरी काबिलियत के अंदर कितने रिस्क है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं रिस्क ना उठाऊं, मैं रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं जनरली क्या होता है कि हम रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं ना, मैं रिस्क उठाना चाहूंगा अपनी जिंदगी में और मैं रिस्की चीजों के अंदर जाना चाहूंगा, पर मैं उन रिस्की चीजों को मैनेज करना चाहूंगा। मतलब मैं ये देखना चाहूंगा कि जिस रिस्क को मैं मैनेज कर सकता हूँ, जैसे सपोज करो मैं 80 की रफ्तार को मैनेज कर सकता हूँ कि 80 की स्पीड में भी चलने के बाद में मैं ब्रेक लगा सकता हूँ और मैं रोक सकता हूँ अपने आप को, तो मैं 80 की स्पीड में जाने की कोशिश करूंगा। मतलब लेस रिस्की कैपिटल, मतलब उस अमाउंट की कैपिटल से ही मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा कि जो अगर आपके जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, है ना। मतलब जैसे 5 लाख की कैपिटल में मैनेज नहीं कर सकता, नुकसान होता चला गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। तो मैं 5 लाख की कैपिटल में नहीं जाऊंगा। हो सकता है आज वो 5 लाख की कैपिटल मेरे लिए बड़ी हो, पर आने वाले वक्त में कभी 5 लाख की कैपिटल मेरे लिए बहुत छोटी हो। जैसे कि इस समय पर मेरे लिए, भाई किसी के लिए 6,000 रुपए कैपिटल बड़ी हो सकती है, पर मेरे लिए इस समय 6,000 कैपिटल ऐसे इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उतनी रफ्तार रखने की कोशिश करूंगा जितनी मैं मैनेज कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने अपनी एक नेक्स्ट हैबिट डेवलप करने की कोशिश की है कि डोंट एक्सपेक्ट बट ऑब्जर्व द रियलिटी, ठीक है। तो देखिए अब एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं आपके पास में कि यार ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, इन सब से मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा और मैं क्या करूंगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा कि सचमुच में है क्या, मतलब जो सच्चाई है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मतलब कि एजीआर के जो फैसला आना है आपके पास में वो कंपनीज के फेवर में आना है, सपोज करिए मैं मान के चल रहा हूँ, और होता ये है आपके पास में कि इसका उल्टा हो जाता है। तो मुझे ना इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसका ये उल्टा हो गया है। तो अगर मेरे पास इसकी ऑपोजिट के लिए प्लान मेरे पास में नहीं है, तो मुझे उस समय पर मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। मतलब मेरे को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आज मार्केट नहीं है, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि आज का दिन मेरे ट्रेडिंग के लिए नहीं है और मैं इस दिन में कैपिटल खोलने से अच्छा है दिन खो दूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई।
अगर मैं प्लान बनाकर गया हूँ कुछ और मार्केट मुझे दिखा रहा है कुछ और उस जो वो दिखा रहा है उस चीज़ के लिए मेरे पास में प्लान नहीं है, तो मैं अपने आप को एग्जिट कर जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा उस चीज़ से। ठीक है, मुझे इसके अंदर काम नहीं करना। अब देखिए, और एक साइड चूज करके चलना बहुत जरूरी है कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, हम मतलब दोनों साइड नहीं चल सकते कभी भी। अच्छा देखिए, अब दूसरी चीज निकल के आती है कि हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर मैं ना कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मैं कंफर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, मेरी ये कोशिश है कि जो भी मतलब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं, कंफर्टेबल चीज़ें मुझे क्या चीज़ बनाती हैं आपके पास है। मैंने क्या करा, मैंने कॉल को भी बाय कर लिया, एक मैंने पुट को भी बाय कर लिया, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन लगती है, ये नहीं चलेगी तो ये चल पड़ेगी। ठीक है, पर क्या होता है कि लास्ट में इवेंचुअली क्या होता है, दोनों के अंदर लॉस हो जाता है। तो मेरे को क्या करना है कि इंस्टेड मुझे एक डायरेक्शन चूज करके अनकंफर्टेबल होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमेशा कॉल पुट मुझे नहीं खरीदनी है, मुझे कॉल भी खरीदनी है तो मुझे पुट भी खरीदनी है, या मुझे किसी स्टॉक के अंदर जाना है तो मेरे को आपके पास में उसको हेज भी करके चलना है। पर मेरी हेजिंग इस तरीके की हो कि वो मैक्सिमम टाइम मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, है ना। तो अनकंफर्टेबल चीज़ में जाना पसंद करूंगा। तो देखो, अच्छा नेक्स्ट थिंग आपके पास में कि मैं ये बात मानता हूँ कि ना मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे तो सिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको ना मतलब सिक्योर हो, मतलब आपको बिल्कुल ना सिक्योर। और मैं आपसे सच कहना चाहूंगा कि मतलब आपको बिल्कुल सिक्योरिटी, मतलब कि हम जनरली क्या करते हैं आपके इसमें, हमने इसको बेच दिया और हमने इसको खरीद लिया तो हम ना सिक्योर महसूस करते हैं। सर मैं ये मानता हूँ सिक्योरिटी है ही नहीं, है ना। तो मुझे थोड़ा ये सोच के चलना है कि मतलब मार्केट के अंदर अगर मतलब ये होगा तो मुझे ये करना है। ठीक है, मतलब मुझे समझ के चलना है कि अगर ये होगा तो मुझे ये करना है। तो उसके लिए मतलब मुझे पहले अपने दिमाग के अंदर रखना है कि कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर मार्केट में कोई सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती होती तो सब लोग कामयाब हो जाते हैं। तो मुझे ना उस सिचुएशंस में नहीं जाना जहाँ पर मतलब ना बहुत ज़्यादा लोग सिक्योरिटीज़ की तरफ भाग रहे होते हैं। अब देखिए सर, अगली चीज़ है, तो मैंने जो अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करी है वो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं मतलब जिनके अंदर मैं अपनी कैपिटल को ही सेव करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब अगली चीज़ क्या होता है कि मतलब बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि हम लोग ना अपनी ग्रोथ को अपनी सेफ्टी के लिए मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब देखिए सुनिए, मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप कोरोना वायरस चल रहा है और आप बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिए। देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ना ऐसी हैज पोजीशंस में जाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मतलब ये हैजिंग ना मतलब बड़ा ही जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना इस चीज़ को कि मतलब ये हैजिंग केवल आपको पैसा खोने के लिए बनाई गई है ना। तो मतलब आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और आप अगर ये समझ लो हैजिंग पैसा बचाने के लिए कमाई गई तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप ना मतलब ऐसी जगह पर जाओ कि जहां पर आपके पास में आप हेज तो करो पर आपका जो ट्रेड है वो सेक्रीफाइस ना होता हो, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस ना होता हो, कम से कम प्रॉफिट आपका सेक्रीफाइस होता हो। और ऐसी पोजीशंस को मैं ढूंढने की और सिखाने की और बनाने की भी कोशिश करूंगा आपके पास में। ठीक है, अच्छा अगली चीज जो मैं लिखी आपके पास में कि मैं कभी भी मतलब फियर से ऑपरेट करना पसंद नहीं करूंगा। मतलब मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं कभी भी फियर से ऑपरेट करना पसंद करूँ। मतलब मुझे डर से काम नहीं करना, मुझे ना इंस्टेंट मार्केट के अंदर रहना है। और मुझे मार्केट अच्छा लगता है, तो मुझे मार्केट के खुलने का डर नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहाँ खुलेगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मतलब कि मैं या तो ओवरनाइट पोजीशन ना लेकर जाऊँ, और अगर मैं ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाऊंगा तो मैं उनको कुछ इस तरीके से हैजिंग कर कर जाऊंगा। अब देखिए, मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूंगा, हैजिंग का एक ही मतलब होता था कि ओवरनाइट पोजीशंस के अंदर, ओवरनाइट पोजीशन जो आप कैरी करके चल रहे हो तो उसमें होने वाले अनएक्सपेक्टेड लॉस को लिमिटेड किया जा सकता हो। तो हैजिंग का काम लॉस को लिमिटेड करना होता था कि लॉस को लिमिटेड किया जा सकता हो। हेजिंग का काम हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं होता था, हेजिंग का काम हमेशा लॉस को ही लिमिट करना होता था। यही हमें मान के चलना चाहिए। तो मैं ऐसी ओवरनाइट पोजीशन या तो कैरी नहीं करूंगा, और अगर मैं कैरी करके चलना चाहता हूं तो ऐसी जगह पर मेरी यही कोशिश होगी मेरे भाई कि मैं उसको हेज करके लेके जाऊं। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके अलावा मुझे ये मानना चाहिए आपके पास में कि ईश्वर ने इस मार्केट को अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ बनाया। मतलब कि आप ये मान के चलिए, मार्केट वो जगह है, ये तो मैं बहुत बार लिख भी चुका हूँ और मैं मानता भी हूँ कि मार्केट वो जगह है जहाँ पर अबंडेंस में अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। तो बेशक मैं उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि मार्केट के अंदर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढूं तो, और ढूंढता रहूं ढूंढता रहूं ढूंढता रहूं और उनको लिखता रहूं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में अपना वक्त बिताऊं। क्या होगा, धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी ढूंढने की मेरी जो आदत है मुझे अपॉर्चुनिटीज ढूंढना दिखाएगी रादर देन थ्रेट्स के। मतलब देखिए ना, हर समय जो डर बना रहता है कि मार्केट नीचे ना गिर जाए, मार्केट ये ना हो जाए। मार्केट का नीचे गिरना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मार्केट का ऊपर जाना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ऐसी क्या सिचुएशंस होती है कि मार्केट नीचे गिरा, ऐसी क्या सिचुएशंस है जिनमें मार्केट ऊपर गया। तो मैं उन सिचुएशंस को भी समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थिंग मैंने आपके पास में कोशिश की आपके पास में कि
हम इससे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। यार मेरे को ऐसा नहीं करना, मतलब मेरे को, मैं नहीं कमा पाऊंगा, मैं बात जानता हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे 100 रुपये पे खरीदूंगा और वो अगर 460 तक गई है तो मैं 460 तक उसके साथ रहूंगा, मतलब बहुत मुश्किल है। और मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। मेरा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं हर सिचुएशन से कुछ कमा पाऊँ। मतलब हर अच्छी सिचुएशन में मैं ज़रूर होना चाहिए, और हर बुरी सिचुएशन में मैं जितना जल्दी एग्जिट हो सके उतना जल्दी एग्जिट होना चाहिए। मतलब मैं दिखावे में नहीं होना चाहिए और रियलिटी में एग्जिट करना चाहिए। मतलब अगर मार्केट ही दिखाकर चल रहा है कि ऊपर जाएगा और मार्केट में सभी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं उस सिचुएशन में मार्केट के ऊपर जाते समय उसके साथ में नहीं होना चाहिए। मुझे कहाँ होना चाहिए? जब मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे टर्न ले सकता है, तो नीचे टर्न ले सकना उसका मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर मैंने ढूंढा है तो उस ढूंढी हुई अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं जरूर होना चाहिए। चाहे मैं 100 पॉइंट के लिए हूँ, चाहे मैं 5 पॉइंट के लिए हूँ, चाहे मैं 400 पॉइंट के लिए हूँ, चाहे 4 पॉइंट के लिए हूँ, लेकिन मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी में होना जरूरी है। तो मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज में रहना पसंद करूंगा। और अगर मैं आधी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिल रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है मैं उनके बाहर रहना पसंद करूंगा। मैं मार्केट के देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट से प्यार करता हूँ और मुझे मार्केट से प्यार है। अब देखिए, आपके पास में इफ सी योर सेल्फ एज ए विक्टिम डोंट फूल योर सेल्फ एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ध्यान समझिए, ये पॉइंट मैंने आपके पास में लिखा है और मैं यहाँ पर आपके पास में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम में से मैक्सिमम लोग ये मान के चलते हैं यार मार्केट ने तो यार मेरे को ना शिकार बना लिया, मेरे को ना मतलब मेरे पैसे खाने के लिए मार्केट है। तो मुझे ये समझना चाहिए, मार्केट को जब बनाया गया तो मार्केट ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया। देखिए मार्केट ने आपको सिर्फ इसीलिए अट्रैक्ट किया और मार्केट आपको इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दिल के अंदर इस बात को जानते थे और आप इस बात को बहुत अच्छे से मानते थे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप समझ के चलिएगा, मतलब आपको बहुत जगह पर ऐसा लगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए आपने शेयर मार्केट में आने के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को बनाना शुरू करा और उनको टेस्ट करना शुरू करा, उन पर काम करना शुरू करा। क्योंकि आप मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज में काम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको लगता था आप बहुत इंटेलिजेंट है। दोस्त, सामने वालों को भी ऐसी लगता है। जिससे आप खरीद रहे हो और वो आपको बेच रहा है, तो जो आपको कोई चीज़ बेच रहा है उसको भी ऐसा ही लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमें ये मानना चाहिए कि हम उन लोगों के बीच में जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो जब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और आप खुद भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हो, तो मैंने इस पॉइंट को लिखने का एक ही मतलब निकाला था कि यार अगर मैं खुद को इतना इंटेलिजेंट समझता हूँ और जिसके साथ मैं ट्रेड करके चलता हूँ वो भी उतना ही इंटेलिजेंट है, तो यार फिर उस केस में मतलब मैं विक्टिम कैसे हो सकता हूँ, मैं शिकार कैसे हो सकता हूँ। तो मुझे ना शिकार नहीं समझना चाहिए अपने आप को कि मतलब कि मेरा ना शिकार हो गया है या किसी ने मेरा शिकार कर लिया है या किसी ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया या मेरा किसी ने नुकसान कर लिया। इंस्टीट मुझे ना रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए, यार मेरी एंट्री गलत थी। मतलब मुझे सचमुच में समझना चाहिए और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब जैसे मिखाई ताल, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अब मिखाई ताल कौन है आपके पास में? ऐसा देखिए, बहुत जबरदस्त आपके पास में चेस प्लेयर है मिखाई ताल। देखिए मैं सभी को मानता हूँ, सब अच्छे हैं, लेकिन अब देखिए कोई बुरा नहीं है, पर मिखाई ताल का मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ। क्यों? क्योंकि सर वो जो प्लेयर है ना, वो एक नेचुरल प्लेयर है। मतलब वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मतलब वो अपनी हर चाल के, मतलब अगर उसने अपने एक घोड़े को चला और उसके घोड़े को उसने किसी तरीके की कोई, अगर आप देखे चलिएगा मिखाई ताल मतलब लेस है जो पोजीशन में चल रहते थे हमेशा, ठीक है। तो देखिए मिखाई ताल ने आपके पास में क्या हुआ, ध्यान से समझ के चलिएगा कि मिखाई ताल अपने घोड़े को चाल पे चलते थे और उनका घोड़ा बिना किसी के जोर पर होता था, मतलब हैजिंग नहीं होती थी, है ना। तो उस केस में उनका घोड़ा कोई मार दिया करता था। अब कई बार उनके घोड़े को मार दिया गया, तो रादर देन इसके कि वो उसको दोष देते, अपने आप को दोष देते, वो क्या समझते थे कि ठीक है उसके इस मूव का मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, उसने मेरा घोड़ा मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस उसने एक चाल तो चली, उसने घोड़े को मारने के लिए एक चाल तो चली, उसने वो जो चाल चली, अब उस चाल पे मुझे भी तो एक चाल चलनी है। तो वो जो चाल वो उसने चली है, उसने जो मेरा स्टॉप लॉस खाया है, तो यार उसके स्टॉप लॉस से अगर मुझे भी तो चाल चलनी है, तो मेरी चाल क्या हो। तो मतलब वही सोच के चलते थे कि जो हो गया उसको, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो कि अगला मूव तो तुम्हारा है। तो वो अगले मूव को समझने की कोशिश करते थे। तो ये पॉइंट मैंने मिखाई ताल से मैंने सीखा है और इस पॉइंट को मैंने भी इसके अंदर डाल दिया है कि मैं इसे अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगली चीज है, अब देखिए होता यह है कि आपके पास में कि मार्केट, देखिए सुनिए, मार्केट क्या होता है, मार्केट की कोशिश क्या है, मतलब मार्केट को अगर आप समझ के चलोगे तो मार्केट बेसिकली एक तरीके से डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कॉन्टिन्यूसली आपके हैमर को मतलब आपकी कैपिटल को धीरे धीरे हैमर करना है। अब देखिए समझिए, आप इसको ना इस तरीके से बनाया गया है कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता हो। सर अगर आपके सारे पैसे एक साथ खाली हो गए और आपके सारे पैसे एक साथ मार्केट में खत्म हो गए, तो आप शेयर मार्केट में दोबारा कभी भी नहीं आओगे।
तो मार्केट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि मतलब मार्केट ना बहुत कम बार होता है कि बहुत तेजी से मूव करता है एक साथ, और मैक्सिमम लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि बहुत तेजी से मूव करेगा आपके पास में मार्केट, तो वो हर पोजीशन को बहुत तेजी से मूव करने वाली पोजीशन ही मान के चलते हैं। समझ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट जब बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, मैक्सिमम टाइम लोगों ने क्या करा, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, तो ये नीचे की सारी पुट खरीद ली। अब वो थोड़ा प्रॉफिट आपको दिखाएगा, जरूर दिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ट्रेड लिया और आपको थोड़ा प्रॉफिट ना दिखाई दे, है ना। अब जनरली क्या है कि आपको तो ये पता है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे मूव करता है, तो जनरली वो क्या करेगा आपके पास में, वो आपको, आप उसके 10 पॉइंट के मूव में बाहर निकल जाओगे और वो 50 पॉइंट मूव करेगा, तो आपको पता है कि अगली बार भी 50 ही मूव करेगा और वो अगली बार सिर्फ 10 पॉइंट मूव करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ होता है कि मार्केट का डिजाइन ऐसे किया गया, और मैंने इसको नोट किया, मैंने लिख रखा है कि मार्केट का काम है हैमर करना। अब हैमर क्या काम क्या होता है सर, हैमर का काम होता है कील को अंदर की तरह अंदर तक गाड़ना, है ना, मतलब कील को अंदर तक गाड़ना, ये हैमर का काम है। सर हैमर क्या एक ही चोट में कील को अंदर तक गाड़ देता है? नहीं, कभी भी नहीं। हैमर क्या करता है, धक ठक 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 ठक, मतलब छोटे 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 एफर्ट डालता है और फिर उसके बाद में कील को पूरा अंदर गाड़ता है ना। तो ये हैमर का काम है। तो हैमर के लिए मैंने माना कि कम से कम 5 से 6 मूव होंगे, तो उसके 5 से 6 मूव ऐसे होंगे कि ये आपकी कैपिटल को खाने की कोशिश करेगा और 5 से 6 मूव में ही आपकी कैपिटल को खाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि मतलब मार्केट का काम है हैमर करना आपको स्लो करने के लिए, वो आपको स्लो करना चाहेगा। तो मार्केट आपको स्लो करना चाहता है, आप स्लो मत बनो, आप काम हो जाओ, आप शांत हो जाओ आराम से, ठीक है। हैमर का काम है कील को ठोकना ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी आती है चौखट उखाड़नी, है ना। तो आप ये बात ध्यान रख के चलो कि हमें कील नहीं ठोकनी है, कील उसको ठोकने दो, हमें तो चौखट उखाड़नी है। तो हमें क्या करना है, हमें उस अपॉर्चुनिटीज के अंदर जाना है जहां सचमुच में चौखट निकल कर बाहर आ सकती हो, है ना। हम पूरा दरवाजा लेकर बाहर आएंगे, तो हमें ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ये काम कौन कर सकता है सर, हर समय ट्रेड करने वाला बंदा ये काम कभी भी नहीं कर सकता सर। बिल्कुल शांत रहने वाला, शांति से सोचने वाला और सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला बंदा ये काम कर सकता है। तो सर ये मैंने ना इसको ऐड किया है अपने पॉइंट को, और ये पॉइंट में देखूंगा आज से 3 साल के बाद कि क्या ये मेरी लाइफ में है और क्या मैं इसका इस्तेमाल कर पाया हूँ। तो दोस्तों मतलब मैं आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करके चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करके चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इसे देख पाए, मतलब इसको आप सुन पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब कि ये आपके पास किसी न किसी के थ्रू आई होगी। मेरे किस दोस्त ने आपके साथ इसको शेयर किया होगा मैं इस चीज़ को नहीं जानता, आपने किस वजह से इसको क्लिक करा होगा ये भी मैं नहीं जानता, पर ये आप तक बात तक पहुंचनी है, तो मैं आप तक पहुंचने वाली बातों को ईमानदारी से आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। अब देखिए अगली चीज, अगला पॉइंट जो मैंने नोट किया है, जो मैं अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये आपके पास में। देखिए होता ये कि ना मतलब मैक्सिमम टाइम मार्केट के अंदर कोई मूव नहीं आता, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम टाइम जो होता है मार्केट के अंदर कभी कोई मूव ही नहीं आता, है ना। तो मार्केट में जब कोई मूव नहीं आता तो मूव क्या करता है, हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो यार जब मूव नहीं आ रहा और फालतू की पोजीशन लेने से अच्छा है कि मतलब मैं ये समझूंगा कि उस टाइम पर देखिए, जैसे जनरली मैं क्या करता हूँ आपके पास में, मैं ना कोई भी मतलब जैसे कोई कोई भी मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हो गया उसको सुनना शुरू कर देता हूँ, और या फिर आपके इसमें आप ना मतलब किसी भी तरीके से भगवान को धन्यवाद अदा करना शुरू कर दीजिए। मतलब उस समय पर हमारे को ना मतलब किसी भी तरीके से किसी के लिए थैंकफुल होना जरूरी है। तो क्या होगा कि मतलब अपने से थोड़े बड़े लोगों की, मतलब अपने से जिनके लिए हम ज़्यादा इज्जत रखते हैं, चीज़ों की बातों को अगर या तो हम पढ़ेंगे या हम उनके बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाएगा, है ना। तो अपने उस समय में जहां पर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, तो मैं अपने फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे कन्वर्ट करता हूँ, जब मैं किसी अच्छे ऑथर की बुक को पढ़ रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी, चल बहुत अच्छी बात है यार, मार्केट मूव नहीं कर रहा, ये कम से कम कितनी बढ़िया बुक में पढ़ पा रहा हूँ, है ना। जनरली क्या होगा कि हम किसी बुक को पढ़ने के लिए जाएंगे, तो जब हम किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ना उससे हट जाता है, हम 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, लेकिन मार्केट में हम 8 घंटे भी लगातार बैठ सकते हैं। ये मार्केट की खासियत है, मतलब मार्केट हमें इस तरीके से अट्रैक्ट करता है, वह 8 घंटे अपने साथ बैठाकर रख सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि कहते हैं वो जो 2 दिन होते हैं ना, सैटरडे और संडे, जिस दिन मार्केट ओपन नहीं होती है, और अगर आपने फ्राइडे को प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, सर मैं आपसे कहता हूँ सर, सैटरडे और संडे आपके बड़े मुश्किल से कटते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुलबुलाहट हो रही होती है कि मंडे कब आएगा, है ना। तो सर ये एक पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में ऐड करना है, और मैं अगर ना ऐड कर पाऊँ तो मुझे जरूर बताइएगा 3 साल के बाद भी आप इस वीडियो को अगर देखें तो, ठीक है। अच्छा अगली चीज, देखो सर कई बार क्या होता है कि ना हमारे को कहा जाता है, और ये गलत भी नहीं है, कि ना अपनी पाइपलाइन बनाओ, मतलब पाइपलाइन बनाओ, और मतलब तुम्हारे पास में जो अर्निंग सोर्स होने चाहिए वो बहुत सारे होने चाहिए, और ये बात सच है। तो मैं अपनी पाइपलाइन बनाने में बिल्कुल यकीन रखता हूँ, पर मुझे ना एक और चीज़ भी देख के चलनी है, मतलब मुझे ना उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाना। जैसे क्या होता है कि
हम सोचते हैं कि यार अपने घर के ऊपर ना एक कमरा बना देते हैं, किराए पर उठा देंगे, किराया आया करेगा। तो सब अब हमारे दिमाग में एक चीज़ जनरेट हो जाती है कि हमें ना घर के छत के ऊपर एक कमरा बनाना है, ठीक है। तो हमने घर की छत पर एक कमरा बनाया और हमने उसको फिर पहले तो कमरा बनाते हैं। तो पहले कमरा बनाने के लिए हमारा मतलब पूरा मोटिव जुड़ जाता है, हमारा दिमाग में एकदम से हम एक्टिव हो गए और हमारा एक विजन बन गया कि हमने एक कमरा घर की छत के ऊपर बनाना है। अब हमारे पास में अगली चीज आती है कि उसको किराए पर उठाना है। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव बन जाता है इसको किराए पर उठाना है। अब किराए को हमने उठा दिया, फिर हम पे हर महीने हम किराए का वेट करने लगे। तो ये हमारे पास में क्या होगा, पाइपलाइन बना ली हम लोगों ने, अपने ड्रीम्स की पाइपलाइन बनाई है, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ, पर मैं ना इससे इसके एक पार्ट पे मतलब फोकस करना चाहूंगा जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सर कमरा बनाने का जो विजन था मेरे दिमाग में और किराएदार को ढूंढने के लिए जो आइडियाज में थे, सर ये काम जो मैंने किया था ना, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब राधा दिन की मेरे पास हर महीने पैसा है, मैं ऐसे कामों को करना ज़्यादा पसंद करूंगा, मतलब जो मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो जिनसे मेरे पास हर महीने पैसा है ना। तो मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज को, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव अब मेरी लाइफ में होना चाहिए वो हर महीने पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज में अपने आप को इन्वेस्ट करना होना चाहिए जहां से मेरे पास हर महीने पैसा है। तो मैं कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ऐसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। तो ऐसा मैं 3 साल तक करने की कोशिश करूंगा। अब 3 साल के बाद तो हो सकता है मेरी आदत बन जाएगी और हो सकता है इनमें से कुछ आदतें मैं अपने अंदर से रिमूव कर चुका होऊंगा। तो मुझे ना अब इस तरफ भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप देख के चलिएगा। अगली चीज देख के चलते हैं आपके पास में ईगो। सर अगला पॉइंट मैं लिखा आपके पास में ईगो के अंदर। सर ये बात ना मैं आपको बिल्कुल सच से समझाऊंगा और इसको ना बहुत अच्छे समझ के चलिएगा। सर ईगो बेसिकली क्या होता है, हम सबके अंदर होती है और हमारे अंदर आती है, लेकिन हम सर इस शत्रु को कभी पहचान नहीं पाते। अब मैं इसको बड़े से एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए सर होता क्या है, हमने कभी किसी चीज़ को देखा तो होता है और हमने उसको पसंद किया होता है, पर जब कभी हमारे मन में आता है कि चल एक लाइक का बटन दबा दें या हम इसको कहीं पर शेयर कर दें, तो हम किसी वजह से रुक जाते हैं। अब देखिए मैं अपने आप को भी उसमें लिखना रखना चाहूंगा, क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ मैं आपसे वो बात करके चलूंगा, है ना। तो मेरे पास में क्या होता है कि मैं कहीं पर रुक जाता हूँ, मतलब उसके बारे में बात नहीं करता, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों एक चीज़ है जो मुझे रोक लेती है ना। तो वो चीज़ जो मुझे रोकती है, मुझे लगता है वही मेरी ईगो है ना। अब देखिए सर होगा क्या, इस ईगो से कैसे बाहर निकला जाए। मतलब अब ये शत्रु है और ये बात आप जानते भी हैं और मैं भी ये बात मानता हूँ कि शत्रु है। अब इस शत्रु से तो बाहर निकलना है। अब इस शत्रु से कैसे बाहर निकला जाए, इस शत्रु को कैसे जीता जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने इसके लिए भी एक मैंने तरीका निकाला है। देखिए सिंपल सी बात है। देखिए जनरली होता क्या है कि जब आप कभी किसी चीज के बारे में, देखिए सपोज करिए मैं आपसे बात करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ गीता बहुत बढ़िया बुक है, और गीता के अंदर मतलब ये बात जो लिखी है ये बात बहुत ही बढ़िया बात है, गीता के अंदर ये बात लिखी है, ये बात बहुत बढ़िया बात है। जब कभी मैं ये बात बोल रहा हूँ आपके साथ में कि ये बात जो है लिखी है और गीता की में लिखी है और ये बहुत बढ़िया बात है, तो कहीं ना कहीं ये बात मैं सुन भी रहा हूँ। अब सामने वाला इस बात से एग्री कर भी सकता है या नहीं भी एग्री कर सकता। अब जैसे कि मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है, मतलब लेसन्स फ्रॉम इस्लाम। सर देखिए मतलब ये इतनी अच्छी बुक, और मुझे मेरा एक स्टूडेंट अदनान था, तो अदनान ने मेरे को ये बुक मेरे को गिफ्ट की थी, द लेसन्स फ्रॉम इस्लाम। आपसे देखो एक ब्राह्मण लड़का और उसको एक मुस्लिम लड़का एक किताब गिफ्ट कर रहा है, लेसन्स फ्रॉम इस्लाम। तो देखो सबसे पहली चीज आती है एक्सेप्टेंस, है ना। अब देखिए एक्सेप्टेंस, क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे? हो सकता है उसके दिल को खुश करने के लिए आप एक्सेप्ट कर लो, पर ये ना ये तो गिफ्ट लेना हो गया, है ना। पर एक है एक्सेप्ट करना, उसने मुझे दी और मैंने उस बुक को पढ़ा, है ना। तो सर ये थी एक्सेप्टेंस। तो देखिए जनरली क्या हुआ, और आज मैं आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब कभी आप किसी चीज की, किसी सेइंग के बारे में आप बात कर रहे होते हो, ठीक है, तो जब आप कभी मतलब उस बात को किसी के साथ शेयर कर रहे होते हो और उस बुक का भी रेफर कर रहे होते हो और उस चीज के या उस इंसान के बारे में बता रहे होते हो, तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है। और जिस केस में आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा होता है, आप उस इंटेलिजेंस के और ज्यादा करीब पहुंच जाते हो, है ना। तो मैं ही आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे को अपने अंदर से ईगो को खत्म करना है। मुझे उन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में, उन ज्यादा से ज्यादा किताबों के बारे में बातें करके चलनी है, उनकी सेइंग्स के बारे में बातें करके चलनी है जिनको मैंने पढ़ा और जिनको मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको मिखाई ताल के बारे में बताया, ठीक है ना, उनकी चालों के बारे में बताया। जैसे कि मैंने आपको मतलब आने वाले वक्त में मैं धीरे धीरे करके आपको बताता चला जाऊंगा, जहां से भी मेरे को जो भी कुछ अच्छा लगेगा, मैं जिसको सीखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं आपके साथ इस चीज को डेवलप कर रहा हूँ, 3 साल में देखिए मैं कैसा इंसान बन जाऊंगा, मैं देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपके पास में ये कहना चाहूंगा कि मैं ठीक है अगली चीज लेके चलता हूँ आपके पास। हाँ देखिए सुनिए, अगली चीज आती है आपके पास में। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, ये चीज तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, अब ठीक है मुझे कुछ और करना है, ये सब तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो एक ये जो फीलिंग हमारे अंदर आती है कि भाई मुझे मत बता, मुझे सब पता है। मतलब ये जो बात आती है ना, भाई तू मुझे बता रहा है, मुझे ना सब पता है। तो ये जो फीलिंग आती है कि भाई मुझे मत बता, मुझे ना सब पता है,
तो वो जो है मुझे मत बता, मुझे सब पता है, मैं इस फीलिंग से बाहर निकलना चाहता हूँ, है ना। मैं एक चाहता हूँ कि चीज़ों को बार बार जानूँ, ठीक है। वो जितनी बार मुझे चीज़ें बताएगा मैं उससे उतनी बार वो चीज़ समझना चाहूँगा। अगर आप एक स्ट्रेटजी भी मुझे 100 बार समझाओगे तो अब मैं उस जगह पर अपने आप को मानूंगा कि आप मुझे 100 बार कोई बात समझाओगे और मैं 100 बार कहूंगा हाँ यार अच्छा ये होती है, ठीक है। क्योंकि अगली बार मैं उसको नए आइडिया के साथ समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को हर बार नए आइडिया के साथ जोड़ना चाहूंगा। मतलब मैं अपनी हर स्ट्रेटजीज को बार बार रिपीट करना चाहूंगा अपने नए दोस्तों के साथ में, और मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और उनकी चीज़ें कभी किसी और को नहीं बताना चाहूंगा इस तरीके से, जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं उसको बताऊं। तो मेरी कंडीशन इसमें रहेगी कि मैं उनकी स्ट्रेटजीज को समझूं और मैं उनकी स्ट्रेटजीज को उनके साथ बार बार डिस्कस करता रहूं, जबकि वो स्ट्रेटजी मुझे पहले से पता होंगी, है ना। जबकि वो मुझे पहले से पता है, फिर भी मैं उनके साथ में उस चीज़ को डिस्कस करना पसंद करूंगा। और देखिए, जैसे कि अब दुर्गा शंकर जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुर्गा शंकर जी ने एक बार मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ बताई। वो ये कहते हैं आपके पास में कि सर आप ना स्ट्रडल बना के चलो। सॉरी सॉरी, मैं गलत वर्ड बोल दिया। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप स्ट्रडल बना के चलो। ये मैं जानता था कि स्ट्रडल के बारे में बात कर रहे हैं और ये मुझे गलती कर लेगी मेरी अपनी। उन्होंने मुझसे कहा सर आप सेम स्ट्राइक की कॉल को और सेम स्ट्राइक की पुट को बेच के चलो और शाम तक का प्रॉफिट देख लो। अब दुर्गा जी की इस बात को मैं, क्योंकि मैं जानता था कि ये स्ट्रैडल है, तो मैं नहीं समझ पाता, है ना। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ना इस स्ट्राइक को बेच के, सेम स्ट्राइक की कॉल को और सेम स्ट्राइक की पुट को बेच के चलो और तुम शाम तक देखो मैं तुम्हारा कितना प्रॉफिट आता है। तो मैंने क्या कहते हैं, मतलब इसको मैंने बेचा और दुर्गा जी के साथ मैंने चीज़ को समझा। मैंने कहा हाँ यार ये तो प्रॉफिट आता है शाम को, बिल्कुल ठीक बात है। आपसे देखो, मैंने अपने अपने दोस्त के साथ भी शेयर किया, तो दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये तो स्ट्रैडल है। मैंने कहा हाँ यार तो सही कह रहा है, यार सही कह रहा है, तो स्ट्रैडल है यार, मैं तो जानता था ये स्ट्रैडल है। पर यार दुर्गा ने बताया तो बड़ी अच्छी बात बताई उसने मेरे को। अब सर उसके लॉजिक के पीछे मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि दुर्गा शंकर इस बात को बोल रहे हैं कि सेम स्ट्राइक की कॉल को और सेम स्ट्राइक की पुट को बेचो। जनरली क्या है, सेम स्ट्राइक की और सेम स्ट्राइक की कॉल को कोई खरीद नहीं रहा होता, कोई बेच ही रहा होता है। तो जब ज़्यादा बेचने वाले लोग होंगे तो उस जगह पर तो प्रीमियम का डिके आएगा, और जब उस जगह पर प्रीमियम का डिके आएगा तो शाम तक कुछ ना कोई प्रॉफिट हमें आएगा। और अगर हम छोटे प्रॉफिट में भी, 10-10 पॉइंट के प्रॉफिट में भी अगर बाहर निकल जाते हैं, मतलब 5 पॉइंट इसमें मिल गया, 5 पॉइंट इसमें मिल गया, 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल गया, तो 750 रुपए के प्रॉफिट में भी अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात मुझे दुर्गा शंकर जी की बहुत बढ़िया लगी और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि मतलब मैंने कहीं अपने पास में अपनी डायरी में, देखिए मैंने डायरी बना रखी है अपनी, इसके अंदर मैं लिखता रहता हूँ और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये कहते हैं आपके पास में, मैंने कहा क्योंकि ये बात उसने मुझसे बोली और मैंने इसको लिखा भी है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि यार सही कह रहा हूँ। इसके साथ डिस्कशन किया और इसके डिस्कशन से मुझे एक नया आइडिया सीखने को मिला। अब उसी स्ट्रेटजी के अलाउंग मैंने अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज प्लान आउट कर दी। अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो शायद नहीं कर पाता, है ना। अब देखिए अगली चीज लेके चलता हूँ आपके पास में। अगला पॉइंट जो मैं अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता हूँ सर, एक है बोस्टफुल और एक है हम्बल। सर को जनरली क्या होता है कि हमने कुछ किया और हम उसके लिए बहुत ज्यादा बोस्टफुल हो जाते हैं। मैं आपसे सच में बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैं अपने पीछे की वीडियोस देखता हूँ और मैं जब उन वीडियोस को देखता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपके साथ में इस समय डिस्कस कर रहा हूँ और मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो को जब मैं बाद में देखूंगा तो मुझे लगेगा यार ये मैंने क्या बना दिया यार, ये तो मैं बना ही नहीं सकता। मतलब सच में यार, मतलब हो सकता है अब ऐसी फीलिंग कब आएगी जब मैं सच में जो मैंने कर दिया ना उसके लिए मेरे मन में कोई अहंकार ना हो, है ना। मतलब मुझे ये लगे कि यार ये तो सचमुच किसी और ने किया है और इसे करने वाला कोई और है। ऐसे यकीन मानिए सर, कुछ अदृश्य ताकतें, वो अदृश्य शक्तियां होती हैं, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारी हेल्प करती हैं। और सर जब हम नहीं कर रहे होते ना, जब हम, यकीन मान के चलिएगा, जब हम नहीं कर रहे होते हैं और हम खाली बैठे होते हैं, नकारा बैठे होते हैं और यहाँ हम दूसरों के अंदर कमियां, दूसरों पर दोष मर रहे होते हैं, है ना। और हम मतलब ना अपने आप को सुपीरियर मान रहे होते हैं, मतलब वो सब नेगेटिव फीलिंग जब होती हैं तो ये अदृश्य शक्तियां हमारे अंदर नहीं होती हैं, हम उस समय परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो परफॉर्म करते समय कुछ अदृश्य ताकतें होती हैं जो हमारा साथ देती हैं। सर मैं अपनी परफॉर्मेंस को जब चेक करता हूँ तो मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा दोबारा, है ना। मतलब मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल काम है ये। तो मैं उस समय पर, और लेकिन जब मैं मतलब वापस किसी ऐसी सिचुएशन में जाता हूँ जहाँ मुझे वो करना होता है तो मैं उसे पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कर पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो अदृश्य शक्तियाँ, वो आशीर्वाद हैं जो हमें केवल तभी मिलते हैं जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। और जब हम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो ये सचमुच हमारे साथ नहीं होते। तो अगर हम इनके साथ रहना चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनको अटैक करना पड़ेगा। और इनको अटैक करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि जिसको, जो आप ना पहले कभी भी नहीं कर पाए थे
और बाद में जाकर आप सोचो कि यार ये आपने करा, कमाल की बात है ना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, बोझफुल होने की जगह मतलब मैं उन ताकतों के लिए हम्बल, और मैं मतलब उन ताकतों के लिए विनम्र बनना चाहूंगा और उन ताकतों को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो कुछ तो है जिसने हमारी लाइफ को डिसाइड कर रखा है ना। तो मैं उसके लिए काफी हम्बल हम्बल एटीट्यूड अपनाना पसंद करूंगा। देखिए अब अभी क्या होता है, क्या है कि ना अगला पॉइंट जो मैं लिखा है आपके पास में, बहुत बार हमारे मन में आता है, मतलब मेरे मन में भी आता है कि यार कि जब कोई बंदा आपके पास में किसी जगह पर किसी ट्रेड को अपने बेच रहा है कि मतलब ठीक है यार, मैं जो ट्रेड करूंगा मैं तुम्हें इतने पैसे लूंगा और मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मतलब ये बुरी बात नहीं है, मतलब हम उसको खरीद सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, हम उससे ट्रेड को खरीद सकते हैं। और देखिए मतलब मैं फ्री कहता हूँ कि मतलब हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं खरीदना चाहिए, हमें टिप प्रोवाइडर के पास में नहीं जाना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमें टिप प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए। दो चीज़ों में बड़ा फर्क है सर। एक तो वो चीज़ है कि कोई बंदा आपको टिप प्रोवाइड करके चल रहा है, और एक वो चीज़ है आपके पास में कोई बंदा जो खुद कर रहा है, वो 100% आपके साथ वही चीज़ शेयर भी करके चल रहा है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई बंदा हमारे को किसी तरीके के अपने ट्रेड देना चाहता है जो वो खुद कर रहा है और उसके बदले कुछ पैसे लेता है, ठीक है, तो आई कैन बाय ट्रेड्स फॉर मनी, तो आई कैन बाय टाइम फॉर मनी, तो मैं समय को खरीद सकता हूँ पैसे से, ठीक है ना। तो मतलब किसी की रिसर्च रिपोर्ट है, केवल ट्रेड्स की बात नहीं, किसी की रिसर्च रिपोर्ट है, अगर कोई बंदा अपनी रिसर्च रिपोर्ट को फ्री में नहीं देना चाहता और मुझसे पैसे लेना चाहता है, तो ठीक है, मैं उसकी रिसर्च रिपोर्ट के लिए उसको पैसे दे दूंगा। आई कैन ट्रेड टाइम फॉर मनी, आई कैन ट्रेड आइडियाज फॉर मनी। तो मैंने दो पॉइंट्स अपने पास बनाए कि मैं कोई रिसर्च रिपोर्ट अब खरीदूंगा, मतलब मैं ना रिसर्च रिपोर्ट जो नहीं खरीदता था और मैं खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करता था, तो अब मैं इनके पेड वर्जन पे जाने की कोशिश करूंगा। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स को मैं खरीदूंगा जिनको मैं पढ़ा करूंगा और जिनको मैं देखा करूंगा, उनके पॉइंट को समझा करूंगा। तो आई कैन ट्रेड टाइम फॉर मनी, और उन्होंने अपना वक्त जो खर्च किया है, एंड आई कैन ट्रेड आइडियाज फॉर मनी, और मैं आइडियाज भी, ठीक है। आइडियाज तो खैर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी बुक्स, देखिए जिनके किंडर एडिशन मिले उनके किंडर एडिशन खरीदे, जिनके लिमिटेड एडिशन मिले उनके लिमिटेड एडिशन खरीदे, जो बुक्स मैं आपके पास में किराए पर ले सकता था वो मैंने किराए पर ली, किसी दोस्त से बोरो कर सकता था उसे दोस्त से बोरो करा और मैंने रीड किया, ज्यादा से ज्यादा मैंने रीड किया। देखिए अगला पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके पास में, हाँ एक सेकेंड, अब देखिए ये दो पॉइंट्स मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, बड़े प्यारे हैं। और इसके बाद मैं मेरा मतलब ये फर्स्ट लेसन में अपना वाइंड अप करूंगा, दो पॉइंट्स आपके पास में। देखिए सबसे पहली बात है कि हम ना हमेशा अपनी लाइफ में किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और यकीन मानिए क्या कहते हैं, हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही होती है, हमने वो दौलत कमाने की हमारी इच्छा होती है जो उन्होंने कमा रखी है, इसलिए हम बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो रादर देन कि मैं अपने आप को झूठ बोलूं कि मैं किसी के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उस दौलत के बारे में क्यों ना सोचूं, उस दौलत को उसने कमाया, मैं उस तरीके की दौलत कमाना चाहता हूं। तो मैं उस वेल्थ के बारे में, उस मतलब अब वेल्थ से कि वेल्थ के अंदर सब कुछ आ जाता है, मतलब वेल्थ के अंदर नॉलेज है, वेल्थ के अंदर फेम है, वेल्थ के अंदर मनी है, वेल्थ के अंदर आपके पास में प्रॉपर्टी है, वेल्थ के अंदर लग्जरी है, वेल्थ के अंदर लाइफ है, वेल्थ के अंदर लाइफ है ना, हर चीज़ है आपके पास में। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें मतलब जो मैं अपने लोगों की मतलब वेल्थ होती है, तो रादर देन मैं किसी की वेल्थ को देखकर जेलस होने से या उसके ऐसा बंदा बन के इंस्पिरेशन लेने से, मैं ये कोशिश करूंगा आपके पास में मैं उसकी तारीफ करूं, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करूं कि उसकी इंटेलिजेंस में एक्सेप्ट कर पाऊं, उसकी वेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करूं कि जिससे कि उसकी वेल्थ को मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर पाए। और एक बार अगर मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और अट्रैक्ट होता चला जाऊंगा जितना ज़्यादा, जितना एक्सेप्टेबल होता चला जाऊंगा उस चीज़ के लिए, धीरे धीरे करके मैं उतनी वेल्थ भी क्रिएट करता चला जाऊंगा। तो ये मेरी कोशिश रहेगी आपके पास में। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट जो मैं देखना चाहूंगा वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर समय मैं लॉजिकल बनकर रहूं या हर समय लॉजिकल बनकर ट्रेड करूं, मेरे लिए ज़्यादा जरूरी रहेगा कि मैं अपने वक्त को इमोशनली भी खर्च करूं, है ना। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि मैं अपने इमोशंस को अवॉइड नहीं करना चाहता, मतलब अगर कई बार मेरा मन होता है, जैसे कि सपोज करो मुझे कभी लग रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे आपके पास में किसी बैंकिंग सेक्टर का पिटा हुआ स्टॉक है यार, मुझे पर ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है। अब यहाँ पर मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, ये आदत मैंने कहाँ से सीखी देखिएगा। तो देखिए आपने बहुत बार मेरे मुझ से सुना होगा सुनील जी के बारे में, यार पता नहीं उस बंदे की पर्सनैलिटी में क्या चार्मिंग है, मैं खुद नहीं जानता, मतलब कुछ है। तो बेसिकली मैंने सुनील जी से इस चीज़ को देखा, उन्होंने मुझसे बोला कि गौरव सर मैं जितनी बार भी टाटा स्टील के अंदर ट्रेड करता हूँ कभी गलत नहीं होता मेरा ट्रेड। अब देखिए सर इसके पीछे मतलब आप आपका जो काउंटर माइंड है ना, आपका जो दिमाग है वो कहेगा भाई क्या लॉजिक है, पर अगर आप देखो तो इमोशन है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। तो आपने कहा सर और ऐसा कौन सा स्टॉक है, वो कहते जितनी बार भी मैं लास्ट एंड ट्रेड में ट्रेड करता हूँ मैं कभी गलत नहीं होता। कहते जितनी बार भी मैं रिलायंस के अंदर ट्रेड करता हूँ कभी मैंने आज तक नुकसान ही नहीं करा अपना।
सर यहाँ ये बात समझ में आती है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको आपका दिमाग एक्सेप्ट करना चाहता है और एक्सेप्ट करता है, और आपका उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। वो कोटक महिंद्रा बैंक भी हो सकता है ना, वो कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे केस में अगर आप लेके चलोगे, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो आइडिया है ना। मतलब वो मेरे मतलब वो ऐसा स्टॉक है, मतलब जो जितना मर्जी गिर रहा होगा मैं उसे कभी भी नहीं बेचना चाहता। पता नहीं क्यों, मेरा उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है ना। तो देखिए, मेरे को ना हर समय लॉजिकली काम नहीं करना। और ठीक है यार, मतलब मैं हो सकता है कई जगह पर गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ना लॉजिकली काम नहीं करना। मेरे अंदर जिस स्टॉक के लिए अंदर इमोशंस आते हैं, है ना, मुझे उसके लिए इमोशंस वाले स्टॉक्स के साथ भी जुड़ना है और मुझे उसके साथ काम करना है। मैं गलत चीज़ें जितना मर्जी हो जाऊँ, ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन मेरा दिल तो खुश है। तो मुझे ना लॉजिकल चीज़ों के पीछे भी, जिसके ज़्यादा इमोशनल चीज़ों के पीछे भी जाना है। और सर मैं चाहूँगा, मैं अपनी लाइफ में एक इमोशनल बंदा निकल के बाहर आऊँ ज़्यादा देन। ठीक है, लॉजिकल पार्ट मेरे को अपने दिमाग का डेवलप करना है, एनालिटिकल पार्ट मुझे डेवलप करना है दिमाग के सेक्शन से। पर जो इमोशंस वाला सेक्शन है वो दिमाग का नहीं है, ये दिल का सेक्शन है। तो मुझे अपने दिल को भी डेवलप करना है और दिल को शायद दिमाग से भी ज़्यादा डेवलप करना है। तो मेरी यही कोशिश है दोस्तों। तो ये मैंने आज आपके पास में लेसन नंबर 1 आपके पास में, मतलब ये आपके साथ शेयर किया, और मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने, और मैं नोट्स को कॉन्टिन्यूसली अपडेट कर रहा हूँ। 3 साल का मैं अपने आप को वक्त दे के चल रहा हूँ। इन 3 साल के अंदर मतलब जितना भी जो चीज़ें मैं मतलब और धीरे धीरे करके अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करूंगा, यहाँ अपडेट करता जाऊंगा। ये मेरा ब्लॉग बन गया है और मैं इसको अपना व्लॉग ही मान के चलूंगा, वीलॉग है ना, मतलब वीडियो लॉग। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एक्सेप्ट करना चाहते हो इन सारी बातों को तो शेयर कीजिएगा, और इसके बारे में बात जरूर करके चलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।